स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रतिभा पलायन या ब्रेन ड्रेन पद प्रायः समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. बेहतर अवसरों हेतु उच्च कुशल पेशेवरों का अन्य देशों में प्रवास। बी. डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग के कारण संज्ञानात्मक क्षमताओं का ह्रास। सी. शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल पर प्रतिकूल प्रभाव। डी. स्टेम या विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित क्षेत्रों में छात्र नामांकन संख्या में कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रतिभा पलायन ब्रेन ड्रेन। प्रतिभा पलायन से तात्पर्य बेहतर अवसरों की खोज में अत्यधिक कुशल पेशेवरों के अन्य देशों में प्रवास करने से है। मूलतः इस पद का उपयोग उच्च कुशल पेशेवरों विशेषकर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में का भारत से अमेरिका जैसे विकसित देशों में बेहतर अवसरों की खोज में प्रवासन किए जाने को संदर्भित करने हेतु किया जाता था। हालांकि प्रतिभा पलायन एक समय गंभीर चिंता का विषय था, किंतु वर्तमान में यह व्यापक चर्चा का विषय नहीं रहा, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में कुशल पेशेवर तैयार हो रहे हैं तथा पलायन करने वालों का स्थान नए प्रतिभाशाली व्यक्ति ले रहे हैं। प्रतिभा के पलायन से भारत के बौद्धिक परिवेश पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि उनका स्थान नए प्रतिभाशाली व्यक्ति ले रहे हैं। वर्तमान में प्रवासन से भारत का कुशल कार्यबल प्रभावित नहीं होता, जैसा कि पहले आशंका जताई जाती थी। आंतरिक रूप से शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए सुदृढ़ शासन, अनुसंधान निधि और उद्योग सहयोग सहित एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति में सरकारी नीतियों की अहम भूमिका थी, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। 2. इस स्कोर को स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर परिचय। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण परिवेश के व्यक्तियों की ऋण पात्रता का आकलन करने तथा ऋण प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उधारकर्ताओं का अधिक सटीक मूल्यांकन प्रदान कर ऋण चुकौती अनुशासन में सुधार लाना तथा धोखाधड़ी को कम करना है। प्रभाव: यह माइक्रो फाइनेंस को मजबूत करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा तथा कृषि, ग्रामीण विकास और एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को सहायता प्रदान करेगा। जीसीएस मौजूदा माइक्रो फाइनेंस मॉडलों का पूरक होगा तथा ऋणों के मूल्यांकन के लिए सिबिल और CRIF हाईमार्क जैसे क्रेडिट स्कोर के साथ मिलकर कार्य करेगा। इस स्कोर को स्वामित्व योजना के साथ एकीकृत किया जाएगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, शहरी चुनौती कोष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस फंड का कोष 1 लाख करोड़ रुपए का है। 2. इसका उद्देश्य विकास केंद्र के रूप में शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता के अंतर्गत पहलों का समर्थन करना है। 3. कम से कम 50% वित्त पोषण बॉन्ड, बैंक ऋण या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शहरी चुनौती कोष। केंद्रीय बजट 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा की गई है, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य शहरों को विकास केंद्र, शहरों को रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के तहत पहलों का समर्थन करना है, अतः कथन 2 सही है। इसके अतिरिक्त यह कोष बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक कवर करेगी, बशर्ते कि कम से कम 50% वित्त पोषण बॉन्ड, बैंक ऋण या सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, अतः कथन 3 सही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाकू अजरबैजान में आयोजित UNFCCC COP29 में विकसित देशों ने जलवायु वित्त के लिए प्रतिवर्ष $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। 2. केंद्रीय बजट 2025-26 में वर्ष 2033 तक कम से कम 5 लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों का परिचालन करने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत में कोयला भंडार और जलवायु वित्त पोषण। भारत में विश्व के कोयला भंडार का 10% हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार का केवल 0.7% ही है, जिससे कोयला देश में सबसे विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत बन गया है। बाकू अजरबैजान में आयोजित UNFCCC COP29 में विकसित देशों ने वार्षिक जलवायु वित्त पोषण के लिए केवल $300 बिलियन का वादा किया, जो आवश्यक $1 ट्रिलियन से कम है। अतः कथन एक सही नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों में संशोधन करना पड़ सकता है तथा कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु की गई घोषणाएं। परमाणु ऊर्जा मिशन। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2033 तक कम से कम 5 SMR रिएक्टरों का परिचालन करना है। अतः कथन 2 सही है। भारत लघु रिएक्टर और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निर्माण डॉक्टर होमी भाभा ने किया था। 2. इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना है। 3. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम डॉक्टर होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया था। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना तथा थोरियम की क्षमता को अधिकतम करना है। अतः कथन 2 सही है। प्रथम चरण में विद्युत का उत्पादन उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया तथा दाबित भारी जल रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अधिक विखंडनीय सामग्री उत्पन्न करने के लिए Pu 239 का उपयोग कर यूरेनियम 238 को Pu 239 में परिवर्तित करते हैं तथा परमाणु ईंधन चक्र को बढ़ाते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित बुडापेस्ट संधि और मार्केश VIP संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. पर्यावरण संरक्षण, B. व्यापार समझौते, C. मानव अधिकार संरक्षण, D. बौद्धिक संपदा अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D. बौद्धिक संपदा अधिकार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1977 में अपनाई गई बुडापेस्ट संधि सूक्ष्म जीवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रक्रिया पर केंद्रित है, जिसके तहत सभी सदस्य देशों को जमा किए गए सूक्ष्म जीवों को पेटेंट आवेदनों के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। भले ही डिपॉजिटरी अथॉरिटी का स्थान कुछ भी हो, इससे पेटेंट सुरक्षा के लिए कई राष्ट्रीय प्राधिकरणों को सूक्ष्म जीवों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस बीच 30 सितंबर 2016 को लागू हुई मार्केश VIP संधि कॉपीराइट कानून में अपवाद स्थापित करके अंधेपन या दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित पुस्तकों के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है। अतः विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, राज्यों के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान किया गया है। 2. वर्ष 2021 में उड़ीसा से ओडिशा राज्य का नाम बदलने का आखिरी उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान किया गया है। अतः कथन 1 सही है। राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा से होती है। राज्य की विधानसभा में बहुमत से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को कानून का रूप देने के लिए संसद से साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जब विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी जाती है। राज्यों के नाम परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण: त्रावणकोर कोचीन बना केरल 1 नवंबर 1956, ईस्ट पंजाब बना पंजाब वर्ष 1966, मद्रास स्टेट बना तमिलनाडु 14 जनवरी 1969, मैसूर स्टेट बना कर्नाटक 1 नवंबर 1973, पौंडीचेरी बना पुडुचेरी 1 अक्टूबर 2006, उड़ीसा बना ओडिशा नवंबर 2011। अतः कथन 1 सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर टियर 2 और 3 शहरों में। 2. 2024 में साइबर अपराधों के कारण 22,812 करोड़ की ठगी हुई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में साइबर क्राइम में वृद्धि। हालिया खबरों के अनुसार भारत में साइबर अपराध की घटनाओं में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में 900% की वृद्धि हुई है। साइबर जालसाजों ने पिछले 4 साल में लोगों से 33,165 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसमें अकेले 2024 में 22,812 करोड़ रुपए शामिल हैं। वहीं अब छोटे शहर साइबर ठगी का निशाना बन रहे हैं और कई टियर 2 और 3 शहरों को साइबर अपराध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। 2. इसका नया नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित ऐतिहासिक किले से लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। गौरतलब है कि यह मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बता दें कि भारतीय सेना ने औपनिवेशिक युग की प्रथाओं और प्रतीकों को समाप्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसका नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित ऐतिहासिक किले से दिया गया है। फोर्ट विलियम का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से की गई है। 2. भारत में बिग कैट की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए उनका संरक्षण महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।